बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने अपना सेकंड सेगमेंट यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 को स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है और आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक होगा अकाउंटिंग फॉर कॉमन शेयर ट्रांजैक्शंस, यानी शेयर कैटेगरी में जो जर्नल शेयर्स होते हैं कि जिनको ऑर्डिनरी या कॉमन शेयर्स का नाम दिया जाता है, इसकी बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। मार्केट वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू पर शेयर क्या होती है, कॉमन शेयर किसे कहते हैं, इनके हकूक़ क्या होते हैं। जबकि सेकंड सेगमेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रिकॉर्डिंग प्रोसेस क्या होता है जिस वक्त शेयर इशू किए जाते हैं, चाहे वो पार वैल्यू पे हों, चाहे वो प्रीमियम पे हों, चाहे वो डिस्काउंट पे हों, तो इसके मराहल क्या होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर राना आसिफ शहजाद अली। जैसा कि हम पहले भी करते हैं कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले या लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम पूरे चैप्टर या टॉपिक का प्रीव्यू लेते हैं। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूं कि कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजिंग ए कॉरपोरेशन को हम 5 लेक्चर्स में तकसीम कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 31 के अंदर हमने उन तमाम बेसिक्स को डिस्कस कर लिया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसकी खसूसियात क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ऑनरशिप राइट्स की हमने बात की थी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। और फिर मैंने आपके सामने एक शेयर सर्टिफिकेट की इमेज को डिस्कस किया था कि जितने भी उसके करैक्टर्स होते हैं, उसके लवाजमात होते हैं कि जिन चीज़ों को शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो को एक ऑनरशिप डॉक्यूमेंट होता है मेंशन करना होता है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम शेयर्स की इकसाम को डिस्कस करेंगे जो कि पहली किस्म होती है जिसमें हम और जिसको कि हम ऑर्डिनरी शेयर्स या कॉमन स्टॉक का नाम देते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, इसमें जो कि फर्स्ट पार्ट है हमारे प्रीव्यू के अंदर, यानी शेयर्स की बात करेंगे और ऑर्डिनरी शेयर के पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को बयान करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस लेक्चर यू शुड बी एबल टू, आज का लेक्चर सुनने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉरपोरेशन के सेगमेंट के अंदर बुनियादी शेयर्स यानी ऑर्डिनरी या कॉमन स्टॉक को डिस्कस कर सकें, उसकी पहचान कर सकें और उससे जुड़े हुए जितने भी इश्यूज़ होते हैं, यानी पार वैल्यू या फेस वैल्यू किसे कहा जाता है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर का इम्पैक्ट क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, बुक वैल्यू पर शेयर की बात कैसे होती है, और इसी तरह फिर हम स्टेटेड वैल्यू या नॉन स्टेटेड वैल्यू की बात करेंगे। तो हमने अपने आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया। फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई ऑथराइज शेयर्स, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के रजिस्ट्रार से उसको अथॉरिटी मिलती है कि कितने मैक्सिमम शेयर्स के साथ वो रजिस्टर्ड होने जा रही है। इसको हमने फर्दर सब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर तकसीम किया कि जिसमें पहला है इशूएंस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स कैसे इशू होते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर का तयन कैसे होता है, पार एंड नो पार वैल्यू शेयर्स क्या होते हैं, और कॉरपोरेट कैपिटल किसे कहते हैं कि जिसको हम इक्विटी स्टेटमेंट के अंदर मेंशन करते हैं। जबकि आज का हमारा सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो होगा वो रिकॉर्डिंग द इशूज़ ऑफ शेयर्स, यानी हम उस रिकॉर्डिंग प्रोसेस की बात करेंगे कि जिस वक्त शेयर्स इशू किए जाते हैं तो कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज पास की जाती हैं, इनके ऊपर जब डिविडेंड की अदायगी होगी तो क्या एंट्री होगी। यानी शेयर्स या तो पार वैल्यू पे इशू हो सकते हैं, या प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, या डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर के 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी इसी एंगल से हमने आज के लेक्चर्स को 2 सेगमेंट में तकसीम किया है। पहले सेगमेंट के अंदर हम ऑर्डिनरी शेयर से मुतल्लिक़ जितनी भी प्रीलिमिनरी डिस्कशन हो सकती है उस पर बात करेंगे, और सेकंड सेगमेंट के अंदर हम उनका जो रिकॉर्डिंग प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल टॉपिक की तरफ। ऑथराइज्ड शेयर्स,
शेयर इशू कंसिडरेशन में फर्स्ट चीज़ है, यानी ऑथराइज शेयर्स वो शेयर्स होते हैं कि जिसके तहत एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिज़नेस जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होता है। ये वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं कि जो मजाज होती है एक कॉरपोरेशन जनरल पब्लिक को इशू करने के लिए। चार्टर इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट ए कॉरपोरेशन इज़ ऑथराइज्ड टू सेल, यानी कंपनी का जो चार्टर होता है वो इसकी वजाहत करता है कि कंपनी के पास कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं कि जिनको वो कंपनी मार्केट में इशू कर सकती है। नंबर ऑफ़ ऑथराइज शेयर्स इज़ ऑफन रिपोर्टेड इन द इक्विटी सेक्शन, जैसा कि हम पहले रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी 4 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिनमें से एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी भी बनती है। ये सेपरेट एक स्टेटमेंट के तौर पे भी इसको शो किया जाता है कि जिसको मैंने ये नीचे मेंशन किया हुआ है। इसका एक जो टेम्पलेट है मैंने बताया हुआ है कि इस फॉर्म में जो है ये स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन बनता है बैलेंस शीट के अंदर। तो ये टोटल तो एक बैलेंस शीट बनी हुई है। बैलेंस शीट के अंदर स्टूडेंट्स ये आपके सामने मैंने एप्पल कंपनी की बैलेंस शीट बनाई हुई है, शो की हुई है। इस कंपनी के अंदर आपको लायबिलिटी एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन भी नज़र आ रहा है कि जिसके अंदर लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले करंट लायबिलिटी को रिपोर्ट किया हुआ है, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है कि जिसके अंदर स्टॉक होल्डर इक्विटी को रिपोर्ट किया गया है। जैसा कि मैंने ऊपर पॉइंट बयान किया है, नंबर ऑफ़ ऑथराइज शेयर्स इज़ ऑफर रिपोर्टेड इन द इक्विटी सेक्शन। स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन के अंदर ऑथराइज शेयर्स को लाजमी तौर पे रिपोर्ट किया जाता है, बयान किया जाता है। तो यहाँ पे देखें कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी में कॉमन स्टॉक नो पार वैल्यू 1.8 बिलियन शेयर्स ऑथराइज्ड। तो टोटल अथॉरिटी इस कंपनी के पास अपना बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए जो नंबर ऑफ़ शेयर इशू कर सकती है कि जिसके साथ ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है वो 1.8 बिलियन ऑथराइज शेयर्स हैं। तो ये इस चीज़ की वजाहत है। शेयर इशू कंसिडरेशन में अब हम डिस्कस करेंगे कि जब इशू किए जाते हैं शेयर्स तो किन पॉइंट्स को, इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस को आपने अपने जहन में महफूज रखना है। कॉरपोरेशंस कैन इशू ऑर्डिनरी शेयर्स डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स, यानी कंपनियां डायरेक्टली इन्वेस्टर को शेयर उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर सकती हैं, और इनडायरेक्टली या बिला वास्ता तरीके से थ्रू एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म, यानी बैंक को इसलिए इन्वॉल्व किया जाता है कि जितने भी शेयर्स के पैसे रिसीव करेंगे उस कंपनी के अकाउंट में जाएंगे, और इससे ये भी होता है कि ये कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जो ट्रेजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसको तकसीम कर देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। हमें शेयर इशू करते हुए या शेयर्स को ख़रीदते हुए दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे एक इशूइंग कॉरपोरेशन हो चाहे एक इन्वेस्टर हो, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनको मद्देनज़र रखना होता है। फैक्टर्स इन सेटिंग प्राइस फॉर अ न्यू इशू ऑफ शेयर, जब नए शेयर मार्केट में पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफ़र किए जाते हैं तो उनकी एक प्राइस भी तय की जाती है। तो प्राइस तय करने के लिए जो फैक्टर्स होंगे वो कुछ यूँ होंगे। नंबर 1, कंपनीज एंटिसिपेटेड फ्यूचर अर्निंग, कंपनी का ये अंदाज़ा कि इन फ्यूचर उनकी अर्निंग क्या हो सकती है, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाता है जब हम एक शेयर की प्राइस को तय करते हैं। नंबर 2, एक्सपेक्टेड डिविडेंड रेट पर शेयर, यानी हम एक अंदाज़ा भी लगाएंगे कि फ्यूचर में जब हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की अदायगी करेंगे तो इसका रेट क्या होगा। नंबर 3, करंट फाइनेंशियल पोजीशन, मौजूदा माली कंडीशन क्या है बिज़नेस की, यानी इससे पता चलता है कि कंपनी की अर्निंग्स क्या हैं, कंपनी के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, आया प्रॉफिटेबल है या नहीं है। नंबर 4, करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी, जिन हालात में ये बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है उस वक्त उस इकोनॉमी की कंडीशन क्या है। और नंबर 5, करंट स्टेट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, वो सिक्योरिटी मार्केट के जिसमें आपकी सिक्योरिटीज़ का बिज़नेस होता है, यानी आपके एरिया की या आपके रीजन की रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, उसकी स्टेट क्या है, क्या वो डिप्रेशन का शिकार है या फ्रीली बिजनेस कर रही है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, शेयर
ऑफ पब्लिकली हेल्ड कंपनीज इज़ ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है और दुनिया की जो लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके अंदर टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, दुबई स्टॉक एक्सचेंज है, न्यू दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, हांगकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज है, बीजिंग स्टॉक एक्सचेंज है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज है और दुनिया की सबसे बड़ी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कि जहाँ पे दुनिया की टॉप कॉरपोरेशंस का बिजनेस होता है। तो जौन सी कंपनी जिस स्टॉक मार्केट में ऑपरेट करती है उसके मुताबिक ही उसकी मार्केट वैल्यू का तयन होता है। इंट्रैक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स डिटर्मिन्स द प्राइस पर शेयर, यानी एक मार्केट के अंदर जितना फ्लो ऑफ कस्टमर होगा, जितना फ्लो ऑफ सेलर्स होगा, उतनी ही ज़्यादा उस सिक्योरिटी मार्केट की वर्थ होती है और उतनी ही ज़्यादा उस सिक्योरिटी मार्केट में ट्रांजैक्ट की जाने वाली सिक्योरिटीज़ की मार्केट वैल्यू का तयन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी मार्केट के अंदर बायर एंड सेलर्स की जितनी ज़्यादा इंट्रैक्शन होगी वो उस सिक्योरिटी मार्केट के अंदर ट्रांजैक्ट की जाने वाली सिक्योरिटीज़ की मार्केट वैल्यू को बढ़ाने का बायस बनती है। तो जितना ट्रांजैक्शंस का फ़्लो ज़्यादा होता है उतना ही मार्केट वैल्यू बढ़ती है। प्राइस टेंड टू फॉलो द ट्रेंड्स ऑफ कंपनीज अर्निंग एंड डिविडेंड। प्राइस का तयन या किसी भी कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनकी वैल्यू का इजाफा या वैल्यू का अंदाज़ा कंपनी की जो अर्निंग्स हैं या दिया जाने वाला डिविडेंड है उसकी बुनियाद पे होता है। देखें, जब भी कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में शेयर को परचेज़ करता है तो वो कंपनी की जो पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं और पाकिस्तानी कानून के तहत पिछले 5 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का प्रॉस्पेक्टस में पब्लिश किया जाना ज़रूरी होता है। तो इन्वेस्टर पहले उनका ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं कि पिछले 5 सालों में कंपनियों ने क्या कमाया और शेयर होल्डर्स को उनके सेक फॉर द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्या अदा किया गया, यानी डिविडेंड कितना दिया गया। नंबर 4, फैक्टर्स बियॉन्ड ए कंपनीज कंट्रोल में काज डे टू डे फ्लक्चुएशन इन मार्केट प्राइस, यानी कंपनी के जो डे टू डे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं और उस मुल्क की या स्टेट ऑफ इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट होता है वो भी सिक्योरिटीज़ की वैल्यूज़ यानी शेयर्स की मार्केट वैल्यू के ऊपर असरअंदाज होता है। जिस वक्त सिक्योरिटी मार्केट ज़्यादा डिप्रेशन में चल रही होती है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो वहाँ पे ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज़ की इंट्रैक्शन नहीं हो पाती, तो वो फिर उस कंपनी या उस शेयर्स की वैल्यू में कमी का बायस बनती है। पार एंड नो पार वैल्यू शेयर, स्टूडेंट्स के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है कि पार वैल्यू या नो पार वैल्यू शेयर्स क्या होते हैं। ईयर्स अगो, काफ़ी साल पहले, पार वैल्यू डिटर्मिन्ड द लीगल कैपिटल पर शेयर दैट आ कंपनी मस्ट रिटेन इन द बिजनेस, यानी बहुत सालों पहले इस चीज़ पे गुफ्तगू भी हुई और साल हर साल लोग इस चीज़ के ऊपर अमल पैरा रहे कि वो लीगल वैल्यू कि जो प्रॉस्पेक्टस के अंदर या शेयर इशू करते हुए एक शेयर को डिस्टिंक्ट वैल्यू असाइन की जाती है उसको कहते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कॉरपोरेट क्रेडिटर्स, ताकि उस कॉरपोरेशन के जो क्रेडिटर्स हैं उनके राइट्स को, उनके स्टेक को सपोर्ट किया जाए, उसको सेफगार्ड किया जाए। टुडे, जबकि आज मैनी गवर्नमेंट्स डू नॉट रिक्वायर ए पार वैल्यू, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे जब सिक्योरिटीज़ इशू होती हैं तो वहाँ पे पार वैल्यू का तयन नहीं किया जाता। नो पार वैल्यू शेयर्स आर फेयरली कॉमन टुडे। नो पार वैल्यू के जो शेयर्स हैं कि जो, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि बहुत सारे ममालिक ने पार वैल्यू को प्रेजेंट करना जो है वो छोड़ दिया है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो रिकॉर्डिंग प्रोसेस है जो शेयर इशू करने का, उसके अंदर इस तमाम मराहल को लाजमी तौर पे अहमियत दी जाती है, क्योंकि पार वैल्यू ही वो मेन स्टैंडर्ड वैल्यू होती है कि जिसके साथ कंपेयर करके हम तयन कर सकते हैं कि जो शेयर इशू हो रहे हैं आया कि वो अपनी ओरिजिनल कास्ट पे ही इशू हो रहे हैं या अपनी वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे इशू हो रहे हैं या अपनी कास्ट से कम वैल्यू पे इशू हो रहे हैं। अगर शेयर्स अपनी कॉस्ट वैल्यू से ज़्यादा पे इशू हों तो हम उसको प्रीमियम का नाम देते हैं, अगर वो कॉस्ट वैल्यू से कम पे इशू हो तो उसे डिस्काउंट का नाम दिया जाता है। इन मैनी कंट्रीज़ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स असाइन अ स्टेटेड वैल्यू टू नो पार शेयर्स, जबकि बहुत सारे ममालिक में कि जहाँ पे लाजमी नहीं है कि वहाँ पे किसी भी शेयर की पार वैल्यू लाजमी तौर पे हो, यानी वहाँ पे नो पार वैल्यू के तहत बिजनेस किया जाता है, तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा उस स्पेसिफिक कॉरपोरेशंस का, वो ईच इशू के वक्त इस चीज़ को डिसाइड करता है कि शेयर की जो स्टेटेड वैल्यू है वो क्या होगी।
इस सूरत के अंदर जो जिस स्टेटेड वैल्यू का तयन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा उसी को ही हम पार वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में डील करते हैं और उसी को स्टैंडर्ड बनाते हुए हम मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करके ये डिसाइड करेंगे कि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू होंगे, प्रीमियम पे इशू होंगे या अपनी स्टेटेड वैल्यू यानी पार वैल्यू के मुताबिक ही इशू होंगे। क्वेश्चन है, अब जितना हमने यहाँ पर तक डिस्कस कर लिया है हम उसी चीज़ को बेस बनाते हुए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, हमने इन चारों में तयन करना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है। क्योंकि यहाँ पे फॉल्स का नाम है तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ऑनरशिप ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स गिवन द ऑनर अ वोटिंग राइट्स, ये स्टेटमेंट सही है कि हर शेयर होल्डर को ये वोटिंग राइट जो मिलता है वो शेयर्स के अगेंस्ट ही मिलता है। नंबर 2, द इक्विटी सेक्शन बिगेन विद अ शेयर कैपिटल सेक्शन, ये स्टेटमेंट भी सही है कि स्टॉक होल्डर इक्विटी जब बनाई जाती है तो उसका आगाज़ जो कॉमन शेयर की स्टेटेड वैल्यू होती है उसके साथ होता है। द ऑथराइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल डज नॉट रिजल्ट इन ए फॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री, यानी ये जो अथॉरिटी शेयर है इसके लिए आपको स्पेसिफिक एंट्री नहीं करना पड़ती है, जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस होता है, इसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती। ये स्टेटमेंट भी सही मालूम होती है। जबकि पार वैल्यू एंड मार्केट प्राइस ऑफ अ कंपनी शेयर आर ऑलवेज द सेम, ये स्टेटमेंट मुझे गलत लगती है क्योंकि ये सेम नहीं होती। जब कोई कंपनी बिजनेस बहुत अच्छा कर रही होती है तो मार्केट में उसकी वैल्यू बड़ी अच्छी होती है। तो हमारे पास ये राइट ऑप्शन डी है। इंडिकेट्स वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, जितना अभी तक हमने पढ़ लिया है इसी की रोशनी में हम इसका तयन करेंगे। सिमिलर टू द पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप शेयर होल्डर्स ऑफ अ कॉरपोरेशन हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो ये ऑप्शन आपके पास फॉल्स है। नंबर 2, इट इज़ रिलेटिवली ईजी फॉर ए कॉरपोरेशन टू ऑब्टेन कैपिटल थ्रू इशूंस ऑफ शेयर, ये स्टेटमेंट सही है कि अमूमी तौर पे कंपनियां जब पैसा रिक्वायर्ड होता है तो शेयर इशू करने से ही पैसा हासिल करती हैं। नंबर 3, द सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट इज़ एन एडवांटेज ऑफ द कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, यस ये स्टेटमेंट भी सही है और इसके ऊपर सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होता है। लेकिन ऑनरशिप और मैनेजमेंट इज़ एन एडवांटेज, इसको हम डिसएडवांटेज का नाम देते हैं, एडवांटेज का नाम नहीं देते, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। नंबर 4, द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द ऑथराइजेशन ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इंक्लूड ए क्रेडिट टू द अप्रोप्रिएट शेयर कैपिटल अकाउंट, ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। ये जो क्रेडिट होता है आप शेयर कैपिटल अकाउंट को तो देते हैं, तो ऑथराइजेशन को तो हम पहले ही कह चुके हैं कि इसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उन्हीं शेयर्स को रिकॉर्ड किया जाता है कि जिनको पब्लिक को ऑफ़र किया जाता है। तो ऑथराइजेशन जो है इसकी रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें ये जो इस पेज के ऊपर 4 स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, बाकी तमाम स्टेटमेंट्स आपकी फॉल हैं। कॉरपोरेट कैपिटल हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट के जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है और स्टूडेंट के नॉलेज में होना ज़रूरी है कि कॉरपोरेट कैपिटल किसे कहते हैं। इक्विटी इज़ आइडेंटिफाइड बाय वेरियस नेम्स, हम स्टॉक होल्डर इक्विटी को बहुत सारे नामों से याद करते हैं या समझ सकते हैं। इसको स्टॉक होल्डर इक्विटी भी कहते हैं, इसको शेयर होल्डर इक्विटी या शेयर होल्डर फंड का नाम भी दिया जाता है। कॉरपोरेट कैपिटल, इसको कॉरपोरेट कैपिटल का नाम भी दिया जाता है। The equity section of a corporation statement of financial position consists of 2 parts, यानी जो स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी है जो कि बैलेंस शीट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, अमूमी तौर पे 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, जिसके अंदर के हम शेयर कैपिटल को शो करते हैं या पिछले सालों की जो जमा शुदा इनकम होती है जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग का नाम देते हैं उसको जमा करते हैं। तो इन दोनों के मजमूए को हम अमूमी तौर पे इक्विटी का नाम देते हैं। ये इसकी प्रैक्टिकल शेप है कि जब हम कॉरपोरेट कैपिटल को शो करना चाहें तो स्टॉक होल्डर इक्विटी स्टेटमेंट पार्ट जो है जो कि बैलेंस शीट का एक हिस्सा होता है उसको ऐसे शो करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी जिसके अंदर शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी बता दिया जाता है कि वो कितना है और जितनी भी रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं और मौजूदा पीरियड में जो आपने कमाया होता है वो भी इसमें प्लस होकर जमा हो जाता है। तो इन दोनों को मजमूई तौर पे ग्रैंड सम के तौर पे जिस अमाउंट को प्रेजेंट करेंगे उसे हम टोटल इक्विटी का नाम देते हैं। कॉरपोरेट कैपिटल में कंपैरिजन ऑफ इक्विटी अकाउंट फॉर ए पार्टनरशिप एंड कॉरपोरेशन, चूँकि हम पहले बात कर चुके हैं कि 2 से लेके 20 तक जो पार्टनर्स होंगे उनको आप पार्टनरशिप में शो कर सकते हैं और लीगली वो
एक पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी की सूरत में जब आपके पार्टनर्स की तादाद 20 से बढ़ जाती है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उस पार्टनरशिप को डिज़ोल्व कर दिया जाए और उसको एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड कर लिया जाए। प्रोप्राइटरशिप जो है यानी सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, इसमें ऑनर कैपिटल के नाम से एक अकाउंट बनता है, यानी जो मालक है उसका पैसा और उसका नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, चूँकि ये पैसा बिजनेस के लिए कमिटेड होता है। इसी तरह कॉरपोरेशन के अंदर और प्रोप्राइटरशिप या जो पार्टनरशिप है उनके अकाउंट को एक ही तरीके के मुताबिक शो किया जाता है। जबकि जब हम कॉरपोरेशन या कंपनीज़ की बात करते हैं तो इसके लिए ऑनर कैपिटल की टर्म यूज़ नहीं होती, बल्कि शेयर कैपिटल का वर्ड यूज़ किया जाता है कि क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको आप ऑनर कहते तो हैं, बायला वो सब्सक्राइबर या ऑनर तो होते हैं, लेकिन जो टर्म यूज़ होती है वो शेयर कैपिटल होती है। और इसका भी जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस ही होता है, क्योंकि ये पैसा भी बिज़नेस के लिए ही कमिटेड होता है। सिर्फ बिज़नेस की फॉर्म के अंदर फ़र्क है, इसकी नेचर एक ही है जो कि एक सिंगल बिज़नेस या पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर होती है। जबकि कॉरपोरेशंस के अंदर जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं जो कि पिछले सालों के कमाए हुए हों या इस साल का कमाया हो, इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनता है जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट कहते हैं। इसका नॉर्मल बैलेंस भी क्रेडिट बैलेंस होता है। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के अंदर जो भी एक साल के अंदर आप कमाते हैं या आपका जो लॉस होता है वो आपके कैपिटल के अंदर ही एडजस्ट होता है। इसके लिए यानी रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए सिंगल बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर सेपरेट आपको लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बुनियादी फ़र्क समझना बड़ा ज़रूरी है कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो इक्विटी का ही हिस्सा होते हैं, यानी वो कैपिटल के अंदर ही ऐड हो जाते हैं और लॉस की सूरत में माइनस हो जाते हैं। लेकिन कॉरपोरेशंस की सूरत में आप रिटेन अर्निंग्स के लिए एक अलहदा बैलेंस बनाते हैं, अलहदा लेजर बनाया जाता है और अल्टीमेटली जो इसकी बैलेंसिंग फिगर होती है वो शेयर कैपिटल के अंदर ऐड होके तो आपके इक्विटी सेक्शन को कंप्लीट करती है। डू इट यानी एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट सेगमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। At the end of first year of operation, Doral AG has euro 7,50,000 of ordinary shares and net income of 1,22,000 euros. सबसे पहले तो हमने प्रिपेयर द क्लोजिंग एंट्री फॉर द नेट इनकम। ये क्लोजिंग एंट्री सेगमेंट में हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि एक पीरियड के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस या इनकम्स होती हैं इनको क्लोज करना ज़रूरी होता है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हों। चूँकि स्टॉक होल्डर इक्विटी स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी एक क्लोजिंग स्टेटमेंट होती है। जिस वक्त हमारा अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होता है तो हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो इसकी जो अकाउंटिंग क्लोजिंग एंट्री जो होगी, चूँकि इनकम का क्लोजिंग जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है, लेकिन जब हम इसको क्लोज़ करेंगे तो इसको डेबिट कर देंगे, यानी इनकम समरी के अंदर ये डेबिट हो जाता है। और रिटेन्ड अर्निंग्स चूँकि एक सेपरेटली इक्विटी का पार्ट होती है और इनकम्स बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं, तो ये इसकी क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी। इनकम समरी को हम इनकम के अमाउंट से डेबिट कर देंगे और रिटेन्ड अर्निंग्स को हम क्रेडिट कर देंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स चूँकि एक रिज़र्व होता है, रिज़र्व्स क्रेडिट होते हैं, लेकिन इनकम चूँकि हमारी इनकम होती है और इनकम स्टेटमेंट के अंदर उसको डेबिट साइड पे प्रेजेंट किया जाता है, तो इसलिए क्लोज करते हुए इसको डेबिट करेंगे। और इसी तरह जब हम बी पार्ट के अंदर इक्विटी सेक्शन को शो करेंगे तो इक्विटी के अंदर पहले हम अपने कैपिटल को, शेयर कैपिटल जो कि ऊपर 7,50,000 यूरो दिया हुआ, इसको प्रेजेंट करेंगे। और फिर जो हमने इस साल की इनकम निकाली और इसे क्लोज़ किया 1,22,000 यूरो से, उसको इसके अंदर प्रेजेंट कर देंगे, प्लस कर देंगे, और इसका जो ग्रैंड सम होगा वो इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट हो जाएगा यूरो 8,72,000 से। तो ये इस चीज़ की वजाहत है जो हमने पहले भी किया कि जितनी भी अमूमी तौर पे जो आपकी इक्विटी है वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, यानी वो लीगल कैपिटल के जिसके तहत कंपनी रजिस्टर्ड हुई होती है या उसने मार्केट में शेयर इशू किए हुए होते हैं, और नंबर 2 जो रिटेन्ड अर्निंग्स यानी जमाशुदा इनकम्स होती हैं उसका हिस्सा बन जाती हैं। तो हमारा इक्विटी सेक्शन अमूमी तौर पे दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 2, रिकॉर्डिंग द इशूज़ ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। जब हम कॉमन या ऑर्डिनरी शेयर्स को इशू करते हैं तो हमें किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है, और उस रिकॉर्डिंग अमल की वजाहत करेंगे कि जब हम शेयर इशू करते हैं तो क्या क्या एंट्री पास हो सकती है।
इस चीज़ को बयान करने के लिए मैं आपके सामने एक इलस्ट्रेशन रखता हूँ। हाइड्रोस्लाइड SA इशूज़ 1000 शेयर्स ऑफ यूरो 1 पार वैल्यू। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखने की है कि जब शेयर इशू हो रहे हैं तो पार वैल्यू पाउंड 1 है ऑर्डिनरी शेयर्स। प्रिपेयर हाइड्रोस्लाइड जनरल एंट्री, आपने एंट्री पास करनी है कि अगर 1000 शेयर्स आप इशू करें यूरो 1 पर शेयर पे, यानी इसकी पार वैल्यू भी 1 नहीं है और इसकी इशू प्राइस भी 1 नहीं है, तो ये पार वैल्यू का केस है। तो जब कंपनियां शेयर इशू करती हैं तो पैसा इनके पास आ जाता है, यानी एसेट बढ़ जाता है, कैश डेबिट हो जाएगा, जबकि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और ये स्टूडेंट चीज़ याद रखनी है, जब भी कंपनियां शेयर इशू करती हैं तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट को जो आपने इम्पैक्ट देना है हमेशा उसकी पार वैल्यू के साथ देना है। और अगर पार वैल्यू तयशुदा है, जैसा कि इस केस में 5 यूरो है, तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उससे मल्टीप्लाई करके आप इसको प्रेजेंट करेंगे। दूसरा केस है हमारे पास 1000 शेयर्स आर इशूड फॉर यूरो 5 पर शेयर। अब ये चीज़ याद रखने की है कि 1 यूरो वाला शेयर जब आप 5 यूरो पे इशू कर रहे हैं तो यानी ये अपनी कॉस्ट या फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू हो रहा है, तो इसके अंदर प्रीमियम रिकग्नाइज होगा। वो वैल्यू जो कि उसकी कॉस्ट वैल्यू से ज़्यादा होती है उसको प्रीमियम का नाम देते हैं। तो इस सूरत में कंपनी के कैश अकाउंट में 5000 पे आ जाएगा, यानी हम 1000 शेयर्स को पाउंड 5 से यूरो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आ जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा अपनी स्टेटेड जो कि उसकी पार वैल्यू होती है उसके साथ ही क्रेडिट होता है, यानी 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 1000 आ जाएगा, जबकि 5 यानी इशू प्राइस और पार वैल्यू का जो फ़र्क है 4 यूरो का, उसको जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे शेयर प्रीमियम रिकग्नाइज हो जाएगा, कि इसको हम शेयर प्रीमियम ऑर्डिनरी कहते हैं। इसके लिए एक वर्ड एडिशनल पेड इन कैपिटल का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी हम यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दूसरी हमारी जो एंट्री है ये प्रीमियम का केस है। पार वैल्यू ऑर्डिनरी शेयर्स, जब इसको यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं तो आपका जो इक्विटी सेक्शन है उसके अंदर पहले हम शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी को लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने हाइड्रोस्लाइड ऐसे को शो किया हुआ है, और शेयर प्रीमियम अकाउंट जितना भी होगा वो इसके अंदर प्लस हो जाएगा। तो आपका टोटल जो इक्विटी का पार्ट है वो 6000 बन गया, जबकि सेकंड एलिमेंट ऑफ योर स्टॉक होल्डर इक्विटी योर रिटेन्ड अर्निंग जो कि यहाँ पे 27000 से रिपोर्टेड है। इस चीज़ की वजाहत मैं पहले भी कर चुका हूँ कि अमूमी तौर पे कंपनीज़ का जो स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन है वो 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, यानी आपकी इक्विटी या उससे रेलेवेंट जितना भी अमाउंट होता है और प्लस आपके जमाशुदा रिजर्व यानी प्रॉफिट जितने होते हैं उनको प्लस कर देते हैं। तो इस सूरत में 6000 आपकी इक्विटी का अमाउंट है, 27000 यूरोज़ आपके पास रिज़र्व यानी रिटेन अर्निंग्स में पड़े हुए हैं, तो दोनों को जब जमा करेंगे तो ये 33000 बन जाएगा। तो इस तरह से हम एक और केस को डिस्कस करते हैं, इशूइंग नो पार ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर कैश। जैसा कि मैंने पहले वजाहत की थी कि बहुत सारे ममालिक में ये क्राइटेरिया फॉलो किया जा रहा है कि वहाँ पे पार वैल्यू की वजाहत नहीं की जाती, बल्कि नो पार के तहत शेयर इशू किए जाते हैं। लेकिन कंपनी जब डिसाइड करती है टू गो इन द पब्लिक, उस वक़्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड करते हैं कि शेयर वैल्यू की स्टेटेड वैल्यू आवाम को क्या ऑफ़र की जाएगी, और इसी स्टेटेड वैल्यू को ही हम पार वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं। इसको भी मैं एक इलस्ट्रेशन की मदद से आपके सामने बयान करता हूँ। अज्यूम दैट हाइड्रोस्लाइड SA इशूज़ 5000 शेयर्स ऑफ यूरो 5 स्टेटेड वैल्यू। अब यहाँ पे ये जो यूरो 5 पर शेयर की स्टेटेड वैल्यू है यही आपके पास एक पार वैल्यू को दर्जा हासिल कर जाएगी। नो पार शेयर फॉर पाउंड यूरो 8 पर शेयर, यानी 5 यूरो वाला शेयर जो है आप 8 यूरो पे इशू कर रहे हैं। द एंट्री इज़, जब आप इसकी एंट्री पास करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो उनके पास पैसा आता है, यानी कैश डेबिट हो जाएगा, और इसका अमाउंट ये होगा कि 5000 को जब यूरो 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि रिसीट वैल्यू है आपके पास 40000 बन जाएगा। इसी तरह 5 यूरो और 8 यूरो यानी स्टेटेड वैल्यू और इशू प्राइस का जो फ़र्क है वो प्रीमियम में रिकग्नाइज होगा। तो मैं पहले इस चीज़ की वजाहत कर चुका हूँ कि जब भी शेयर कैपिटल अकाउंट को आप प्रेजेंट करते हैं एंट्री के अंदर इसको, तो उस वक़्त इसको उसकी फेस वैल्यू या स्टेटेड वैल्यू के साथ ही क्रेडिट करते हैं। तो स्टेटेड वैल्यू 5 है,
5 को जब 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 बनेगा। इसी तरह जो स्टेटेड वैल्यू और इशू प्राइस का फ़र्क है यानी 3 यूरो का, इसको जब 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 रुपये का शेयर प्रीमियम रिकग्नाइज हो जाएगा। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, शेयर प्रीमियम अकाउंट को आप एडिशनल पेड इन कैपिटल भी कह सकते हैं। प्रिपेयर द एंट्री अज्यूमिंग देयर इज़ नो स्टेटेड वैल्यू। अब दूसरा केस है आपके सामने कि अगर ये स्टेटेड वैल्यू जो कि 5 यूरो यहाँ बताई हुई है, अगर स्टेटेड वैल्यू ना हो तो फिर एंट्री आपकी क्या होगी। जब स्टेटेड वैल्यू ना हो तो फिर आपको एंट्री इशू प्राइस के साथ ही करना पड़ती है। इस केस के अंदर कैश आपके पास 40,000 में ही आ जाएगा जैसा कि पिछले केस में आया था। लेकिन इस केस के अंदर सारे का सारा अमाउंट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को साइन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कंपैरिजन के लिए एक स्टेटेड वैल्यू मौजूद ही नहीं है। आपने एक शेयर 8 यूरो पे इशू किया है तो सारे का सारा ये अमाउंट जो है शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इस एंट्री के अंदर प्रीमियम रिकग्नाइज नहीं होगा। इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर सर्विसेज आर नॉन कैश एसेट्स। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कुछ लोग जो बिज़नेस में पार्टिसिपेट करते हैं वो अपनी सर्विस दे देते हैं और उस सर्विस के अगेंस्ट या तो उनको पैसे की अदायगी नहीं की जाती, उनको उसके एवज शेयर दे दिए जाते हैं, या बाज़ आपके डायरेक्टर्स या आपके सब्सक्राइबर ऐसे भी होते हैं जो शेयर तो ले लेते हैं, उसके अगेंस्ट वो कोई अदायगी नहीं करते बल्कि अपने एसेट्स के साथ यानी बिल्डिंग, लैंड या मशीनरी या प्लांट के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उस सूरत में एंट्रियाँ क्या हो सकती हैं। कॉरपोरेशन ऑल्सो मे इशू शेयर्स फॉर सर्विसेज अटॉर्नीज आर कंसल्टेंट्स, यानी वो लोग कि जो अदारे को लीगल सर्विसेज देते हैं, उनके लीगल हायर्स होते हैं, उनको भी शेयर दिए जा सकते हैं। नॉन कैश एसेट्स यानी लैंड, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स वगैरह जो होते हैं, इस सूरत में भी। कॉस्ट इज़ ईदर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, यानी जब हम बिज़नेस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं अपने एसेट्स के साथ यानी लैंड, बिल्डिंग या इक्विपमेंट के साथ, तो जो मार्केट में उनकी फेयर मार्केट वैल्यू होती है वो अमाउंट ही कंसिडरेबल होता है और वो तयन करता है कि उसके अगेंस्ट कितने शेयर दिए जा रहे हैं। पर शेयर वैल्यू डिसाइड हो जाती है। उस पर शेयर वैल्यू को स्टेटेड वैल्यू के साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो तयन हो जाता है कि आया उनके एसेट के अगेंस्ट जो उनको शेयर दिए जा रहे हैं वो प्रीमियम पे हैं, डिस्काउंट पे हैं या फेस वैल्यू पे हैं। आर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड विच एवर इज़ मोर क्लियरली डिटर्मिनेबल, इसको आप वजाहत कर सकते हैं। इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर फॉर सर्विस फॉर नॉन कैश एसेट्स, अब इसकी वजाहत करते हैं। अज्यूम दैट अटर्नी हैव हेल्प्ड जॉर्डन कंपनी इनकॉर्पोरेट, यानी एक शख्स ने मदद की है इस कंपनी को रजिस्टर्ड होने में। दे हैव बिल्ड द कंपनी 5,000 यूरोज़ फॉर देयर सर्विसेज, उन्होंने कंपनी को 5,000 यूरो का अपनी सर्विसेज का बिल बना के भेजा। दे एग्री टू एक्सेप्ट 4,000 शेयर्स ऑफ यूरो 1 पार वैल्यू, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो 4,000 शेयर लेंगे कि जिसमें एक शेयर की पार वैल्यू यूरो 1 है, इन द पेमेंट ऑफ देयर बिल एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज, और जब एक्सचेंज का वक्त आया देयर इज़ नो एस्टेब्लिश्ड मार्केट प्राइस फॉर द शेयर, उस वक्त मार्केट प्राइस की कोई एस्टेब्लिश्ड वैल्यू मौजूद नहीं थी। प्रिपेयर जनरल एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन, इसके लिए एंट्री पास करके दिखानी है। तो वो खर्चे जो कंपनियां बनाने के लिए या सर्विसेज होती हैं उनको हम एक डिस्टिंक्ट हेड यानी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस के अंदर जो है वो चार्ज करते हैं। तो एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं डेबिट होते हैं, तमाम स्टूडेंट जानते हैं, तो हम यहाँ पे डेबिट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस को और क्रेडिट करेंगे जो उनको 4,000 शेयर्स हम दे रहे हैं। एक शेयर की पार वैल्यू यूरो 1 है, तो मैंने पहले भी वजाहत की कि जब भी शेयर्स इशू होते हैं तो पार वैल्यू को जो इम्पेक्ट है हमेशा उसकी जो शेयर कैपिटल को पार वैल्यू का इम्पेक्ट दिया जाता है। और बाकी जो होगा, चूँकि उनकी सर्विसेज 5,000 यूरो की थी, शेयर उसको 4,000 यूरो के इशू किए जा रहे हैं, तो जो 1,000 यूरो का डिफरेंस है वो शेयर प्रीमियम है कि जिसको आप एडिशनल पेड इन कैपिटल भी कह सकते हैं। यानी उन्होंने जो 5,000 की सर्विसेज दी थी इसके अगेंस्ट उनको 4,000 शेयर्स दे दिए गए। शेयर की फेस वैल्यू 1 यूरो थी यानी स्टेटेड वैल्यू 1 यूरो थी, तो रिकग्नाइज तो वो 5 यूरो से हो रही है लेकिन स्टेटेड वैल्यू का जो उसकी वैल्यू है वो 4 है। तो यहाँ से हमें पता चला कि उनको जो शेयर दिए जा रहे हैं 1 यूरो प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं। एक और कंडीशन देखते हैं
इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर सर्विसेज आर नॉन कैश एसेट्स, यानी ये दूसरी किस्म है कि जब लोग किसी कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूट करें अदर देन वो अपने एसेट्स के साथ करें। अज्यूम दैट एथलेटिक रिसर्च इज़ एन एग्जिस्टिंग पब्लिकली हेल्ड कॉरपोरेशन, ये पहले से काम कर रही है। इट्स यूरो 5 पार वैल्यू शेयर्स आर एक्टिवली ट्रेडेड एट यूरो 8 पर शेयर, यानी उसकी जो शेयर की वैल्यू है स्टेटेड वैल्यू 5 यूरो है लेकिन मार्केट में उसकी ट्रेडिंग 8 यूरो पे हो रही है। द कंपनी इशू 10,000 शेयर्स टू अक्वायर द लैंड रिसेंटली एडवर्टाइज फॉर अ सेल एट 90,000 यूरोज़। हमने पहले भी इसकी वजाहत की कि जब एसेट के अगेंस्ट शेयर दिए जाएं तो उनकी मार्केट वैल्यू जो होती है, जिसको फेयर मार्केट वैल्यू कहते हैं, उसे कंसिडर करते हैं। प्रिपेयर द जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन। हम लैंड को डेबिट करेंगे $80,000 से, जैसा कि वजाहत की गई है। क्यों कि इसकी जो ज़मीन की वैल्यू बनती है वो यहाँ पे 10,000 शेयर्स और 8 की एक वैल्यू है, जबकि शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट करेंगे 50,000 से। चूँकि एक शेयर की स्टेटेड वैल्यू 5 है, 10,000 शेयर को जब 5 यूरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 बन जाएगा। और शेयर प्रीमियम जो है वो 30,000 से रिकग्नाइज हो जाएगा, जो कि 8 यूरो और 5 यूरो का फ़र्क है, जो कि 3 यूरो है। 3 यूरो को जब 10,000 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास शेयर प्रीमियम यानी एडिशनल पेड इन कैपिटल 30,000 से रिकग्नाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे तो लैंड अक्वायर एडवर्टाइज तो की गई थी 90,000 रुपये की, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आपके नज़दीक बन रही है, चूँकि मार्केट वैल्यू पे इसकी ट्रांजैक्शन होनी है, तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू तो 8 यूरो है और हमने 10,000 शेयर इशू करने हैं। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी नज़र में जो वैल्यू रिकग्नाइज हो रही है लैंड की वो 80,000 है, और जबकि इसकी एडवर्टीज़मेंट जो है वो 90,000 यूरो की है, जो कि हमारे लिए कंसिडरेबल नहीं है। डू इट, आप खुद से करें, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको दे रहा हूँ। हैफी लिमिटेड बिगेन्स ऑपरेशन ऑन March 1 बाई इशूइंग 1 मिलियन 10 येन पार वैल्यू का ऑर्डिनरी शेयर है फॉर कैश एट 12, यानी 10 जो येन का एक पार वैल्यू शेयर है वो 12 येन पे इशू हो रहा है। ऑन March 15 इट्स इशू 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स टू अटर्नी, उन्होंने 50,000 शेयर अपने अटर्नी यानी लीगल सर्विसेज देने वाले को इशू किए। इन सेटलमेंट ऑफ देयर बिल ऑफ 6 लाख येन्स, उसका बिल जो अदा करना था वो 6 लाख येन का था फॉर ऑर्गेनाइजेशन कास्ट। जनरलाइज द इशूस ऑफ शेयर्स अज्यूमिंग द शेयर्स आर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड, और कंसिडर ये करना है कि इन शेयर्स को आप मार्केट में इशू नहीं कर रहे हैं। तो पहली जो कि March 1 को एंट्री होगी, जब पैसा आपके पास आएगा कैश डेबिट हो जाएगा 12 मिलियन के साथ, यानी जो कि हम वैल्यू वसूल कर रहे हैं पर शेयर की वो 12 येन है, तो 1 मिलियन येन को जब 12 येन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 मिलियन येन बन जाएंगे कैश में। क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को, चूँकि इसकी स्टेटेड वैल्यू यहाँ पे 10 दी हुई है, तो 1 मिलियन को जब 10 से ज़रब देंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10 मिलियन के साथ, और जबकि 2 मिलियन के साथ शेयर प्रीमियम जो है ये क्रेडिट हो जाएगा। चूँकि रिज़र्व जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, और ये फ़र्क है पार वैल्यू का और इशू प्राइस का। 12 माइनस 10 करेंगे 2 येन आ जाएंगे, और 2 येन को जब आप 1 मिलियन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 मिलियन आ जाएगा। इसी तरह आप जब उनको शेयर इशू कर रहे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस के तौर पे हैं, इसके अंदर चूँकि 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब आपने अपने अटर्नी को भी पैसे देने हैं, तो जो अटर्नी की फ़ीस होती है वो आपका एक एक्सपेंस कंसिडर होती है, तो हम पहले ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, चूँकि एक शेयर आपके पास जो है वो। अच्छा, अब यहाँ पे 5 लाख रुपए से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, और जबकि 1 लाख रुपए से शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर प्रीमियम यानी एडिशनल पेड इन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 एंट्रियाँ हो गई। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो कि ऑर्डिनरी शेयर को इशू करने से मुतल्लक उनकी बेसिक डिस्कशन और उसका जो रिकॉर्डिंग प्रोसेस था इसके मुतल्लक था वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा कि जिसके अंदर हम प्रेफरेंस शेयर्स और ट्रेजरी शेयर की बात करेंगे हाज़िर होंगे। तब तक के इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।